हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए दोस्तों, पीटीटी की आपकी जो एग्ज़ाम है उसमें रीजनिंग का जो पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। इसके अलावा आपकी जो पटवार की एग्ज़ाम है उसमें भी मैथ्स का जो पार्ट है वो बहुत कम कर दिया है और रीजनिंग का पार्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो पटवार की एग्ज़ाम में भी रीजनिंग पूछी जाती है और जेएल प्रेरी की जो एग्ज़ाम है वो भी आने वाली है, उसकी विज्ञप्ति भी, तो उसमें भी रीजनिंग है वो एक बहुत बड़ा रोल वहाँ पर अदा करता है। तो रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज अपन ने शुरू कर रखी है उस पर आपका बहुत ही तगड़ा रिस्पॉन्स आया है। तो उसी को देखते हुए रीजनिंग का जो नेक्स्ट पार्ट है वो यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। अगर आपको इन क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल के ऊपर फॉलो कर लेना। ये वीडियो खत्म होने के बाद में आप वहाँ से उनको डाउनलोड करके आप खुद से भी उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, यदि 1 अप्रैल 1998 को बुधवार था तो 25 दिसंबर 1998 को कौन सा दिन होगा। देखो यहाँ पर 1998 ही वर्ष यहाँ पर दे रखा है और 1998 ही वर्ष यहाँ पर दे रखा है। फरवरी माह के बाद की बात हो रही है, अप्रैल माह है, फरवरी माह के बाद की बात हो रही है। इसका मतलब जो 98 है ना उसको तो आप भूल जाओ, 98 से कोई मतलब नहीं लेना अपन को। 1 अप्रैल को बुधवार था तो आपको बताना है कि 25 दिसंबर को कौन सा वार होगा। 1 अप्रैल को बुधवार था यानी कि 2 से अपन को शुरू करना है। देखिए अप्रैल के महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। 1 अप्रैल को तो बुधवार हो गया, बाकी के कितने दिन बचे, 29 दिन बचे। 29 दिन अप्रैल के बचे। मई के महीने में कितने दिन होते हैं, 31 होते हैं। मई के बाद में जून और बाद में जुलाई और उसके बाद में अगस्त। जुलाई और अगस्त दोनों में 31 होते हैं। उसके बाद में सितंबर और उसके बाद में अक्टूबर, उसके बाद में नवंबर। और कितने दिसंबर की बात हो रही है, 25 दिसंबर की बात हो रही है। इसका मतलब 25 दिसंबर के कितने दिन आएंगे, 25 दिन आएंगे। इन सबको आपको जोड़ देना है। इन जो डेज आ जाएंगे, टोटल डेज आएंगे 268 डेज आ जाएंगे। जब अपन 1 अप्रैल को बुधवार था तो 2 से अपन शुरू करेंगे तो 29 दिन अप्रैल के बाद में, अप्रैल बाद में मई, बाद में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और 25 तारीख तक अपन को चलना है। सबको जोड़ा तो कितना आ गया, 268 आ गया। देखिए 268 आ गया। आपको पता है कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। बुधवार जो है वो 1 को है, उसके बाद में 8 को फिर से बुधवार होगा, यानी कि हर 7 दिन से वार है वो चेंज होगा। तो इसमें आपको 7 का भाग देना है। 7 का भाग दोगे तो 7 या 21 आ जाएगा, 5 बचेगा और बाद में 8 है यानी कि 58, बाद में 7 8 56, बचे कितने, 2 बचे, यानी कि 2/7, यानी कि शेषफल कितना बचा, 2 बचा। कहने का मतलब है 38 सप्ताह है और 2 दिन। 38 सप्ताह है, 2 दिन होंगे किसमें, 268 में। तो 38 सप्ताह है, 38 सप्ताह को कौन सा वार होगा, बुधवार होगा। बाकी के जो 2 दिन होंगे ना उसमें देखिए बुधवार के बाद में क्या आता है, गुरुवार आता है, और गुरुवार के बाद में क्या आता है, शुक्रवार आता है। ठीक है, तो 25 दिसंबर को कौन सा वार होगा, शुक्रवार होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं किया अपन ने इसमें। मैंने आपको समझाया इसलिए इतना टाइम लग गया, वरना मैं अगर रफ पेज में करता तो बिल्कुल ये क्वेश्चन है वो 15 से 20 सेकंड के अंदर अंदर सोल्व हो जाता। तो ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था, कैलेंडर वाले चैप्टर में से है। शुक्रवार क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। आप वीडियो को एक बार फिर से देख लेना ताकि आपको आराम से ये समझ में आ जाए। देखिए अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सी एक संख्या 3 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य कौन सी संख्या है। देखिए 3 की विभाजकता का नियम है वो पहले आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। 3 की जो विभाजकता का नियम है उसके अनुसार जो आपको अंक दिए जा रहे हैं उस अंकों के योग में अगर 3 का भाग जाता है तो वो संख्या होगी वो 3 से विभाज्य होगी। जैसे सबसे कम अपन को अंक है कौन से में दिख रहे हैं, देखिए इसमें दिख रहे हैं, इसमें 0 ज़्यादा है ना तो ये तो छोड़ दो, और 6 4 10 और 10 और 2 12, तो 12 है, 12 में 3 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है, 4 आता है। इसका मतलब ये जो संख्या होगी ना ऑप्शन नंबर 4 में, ये संख्या 3 से विभाज्य होगी और ऑप्शन 4 ही इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी के ये जो 3 ऑप्शन है उनका आप योग करके देख लेना, इनमें 3 का भाग नहीं जाएगा। आपको विश्वास नहीं है तो देख लो, 3 और 3 6, 6 बाद में 2 8, 8 और 4 12, 12 8 6 18, 18 बाद में 8 26 और 26 बाद में 9 कर लो, तो 26 और 9 34 हो गए। 34 में 3 का भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब ये जो संख्या है वो 3 से विभाज्य नहीं है। ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी। ऑप्शन 4 क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर नीचे वाला देखो, एक संख्या को जब 361 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 47 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलता है। देखिए कोई संख्या उसको 361 से विभाजित किया जाता है। अब आपको पता होना चाहिए 361 में देखिए 19 मल्टीप्लाई 19 इज इक्वल टू कितना होता है, 361 होता है। 19 का वर्ग 361 ही होता है। इसका मतलब कोई संख्या अगर उसमें 361 का भाग जाता है तो उसी संख्या में 19 का भी भाग जाएगा। और शेषफल कितना प्राप्त होता है, 47 प्राप्त होता है। यानी कि जो शेषफल बचा है ना 47, उसी में आप 19 का भाग दे लो तो 19 दूनी 38 आ जाएगा।
19 दूनी 38 यानी कि 38, बाद में कितना बच जाएगा यहाँ पर 9 बच जाएगा, है ना। तो 9 बच जाएगा शेषफल, तो शेषफल क्या होगा आपका 9 होगा, और 9 ही क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना आपको। 361 से विभाजित करते हैं तो 47 प्राप्त होता है। अपन को पता है कि अगर कोई संख्या 361 से विभाजित होती है तो वो 19 से भी विभाजित होगी। शेषफल आपको जो बचा है उसी में उसी संख्या का भाग दे देना है, जो शेषफल प्राप्त होगा वही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखा है 8075 8075 को 2 अंकीय संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। 2 अंकीय संख्याओं के गुणनफल के रूप में जब इसको अपन लिखते हैं तो उन 2 अंकीय संख्याओं का योगफल क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए 8075 है, 8075। अब आपको थोड़ा सा ये आइडिया होना चाहिए कि 8075 में 2 अंकीय संख्याएं वो कौन सी होगी जिनका गुणनफल 8075 होगा। देखिए मोटी मोटी अगर आप बात माने तो 8075 है तो एक तो 80 ले लो और एक 90 ले लो। 80 और 90 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 8 9 72, और ये दो जीरो लगे हैं, ये 2 जीरो यहाँ लगा दो, तो संख्या कौन सी हुई 7200 आई। 7200 8075 से कम है, अभी भी कितनी कम है, लगभग 800 कम है ना। इसलिए 80 और 90 तो वो संख्या नहीं होगी। अब आप ले लो संख्या 85 और 95। 85 और 95 इन जब दोनों संख्याओं को गुणा करोगे ना तो आपका जो संख्या आएगी वो 8075 आएगी, बिल्कुल पूरी की पूरी 8075 आएगी। अब आपको बताना है कि 2 अंकीय संख्याओं के रूप में जब इनको लिख लिया तो उन संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो 85 और 95 को जब आप जोड़ोगे तो 5 और 5 10, और 8 8 16 1 17 1 18, 180 हो गया। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अब्दुल एक 100 पृष्ठों वाली पुस्तक है, उसके 25 पृष्ठ पढ़ता है। अकबर ने उसी पुस्तक का 2/5 भाग पढ़ा। आपको बताना है कि कौन सा एक कथन सही नहीं है। अब्दुल ने अकबर से आधा पढ़ा, अकबर ने अब्दुल से अधिक पढ़ा, अकबर ने अब्दुल के 2 गुने से 10 पृष्ठ कम पढ़ा, अब्दुल ने अकबर के आधे से 5 पृष्ठ अधिक पढ़े। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में कन्फर्म है आपको ऐसा क्वेश्चन है, और पृष्ठों वाले क्वेश्चन में से लगभग ही देखने को मिलता है। देखिए कितना इजी तरीके से अपन इसको सोल्व करेंगे। 100 पृष्ठों वाली पुस्तक है और उसके 25 पृष्ठ पढ़ता है। कौन पढ़ता है, अब्दुल। अब्दुल कितने पृष्ठ पढ़ता है, 25 पृष्ठ पढ़ता है, बिल्कुल ठीक है। अकबर जो है वो उसी पुस्तक के 2/5, देखिए 100 है उसका 2/5 निकालना है, तो 100 का 2/5 पढ़ता है अकबर। तो ये 20 100 हो गया, और ये 20 और 2 को गुना करेंगे तो 40 पृष्ठ पढ़ता है। कहने का मतलब है कि अब्दुल जो है वो तो 25 पृष्ठ पढ़ता है, और जो अकबर है वो कितने पृष्ठ पढ़ता है, 40 पृष्ठ पढ़ता है। ठीक है, ये अपन ने 2/5 से निकाल लिया, 40 पृष्ठ पढ़ता है। आगे देखो कौन सा गलत है वो आपको बताना है। अब्दुल ने अकबर से आधा पढ़ा। अब्दुल कितना पढ़ता है 25, अकबर कितना पढ़ता है 40, आधा पढ़ा, क्या 25 है वो 40 का आधा होता है, जी नहीं, ये पहला कथन ही क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा देखो, अकबर ने अब्दुल से अधिक पढ़ा, ये अकबर है, अकबर कितना पढ़ता है 40 पढ़ता है, अब्दुल कितना पढ़ता है 25 पढ़ता है। कहने का मतलब है जो अकबर है वो अब्दुल से अधिक पढ़ता है, बिल्कुल पढ़ता है। अकबर ने अब्दुल से 2 गुना से 10 कम पढ़े। अकबर ने अब्दुल के 2 गुना से, अब्दुल के 2 गुना यानी 25 का डबल कितना होगा 50 होगा, और 50 के 2 गुना से 10 कम पढ़े। क्या अकबर ने बिल्कुल 10 कम पढ़े हैं, बिल्कुल 40 पढ़े हैं। 25 का 2 गुना 50 होता है, और 50 से 10 कम कितने होते हैं 40 होते हैं, तो ये कथन भी सही हो गया। अब्दुल ने अकबर के आधे से 5 पृष्ठ अधिक पढ़े। अब्दुल ने अकबर के आधे, अकबर के कितने हैं 40 हैं, इसका आधा करोगे कितना आएगा 20, और आधे से 5 पृष्ठ अधिक पढ़े हैं, तो 20 से 5 कितना अधिक होता है, 5 करेंगे तो 25 हो जाएगा, और बिल्कुल 25 पृष्ठ ही अब्दुल ने पढ़े हैं। तो ये कथन भी क्या हो गया, सही हो गया। आपको बताना था कौन सा सत्य नहीं है, तो जो पहला कथन है वो इसमें सत्य नहीं है, दूसरा कथन सत्य है, तीसरा सत्य है, चौथा कथन सत्य है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही कथन है वो इसमें असत्य है। एक पति और पत्नी की औसत आयु, देखिए यहाँ पर ये पत्नी लिखा गया है। एक पति और पत्नी की जो औसत आयु है वो 7 वर्ष पहले कितनी थी, 27 वर्ष थी। जब इनका विवाह हुआ था उस समय की बात है। अभी वर्तमान में उन पति और पत्नी की एक संतान भी हो चुकी है, और उन जो तीनों की औसत आयु है वर्तमान में वो कितनी है, 24 वर्ष है। तो आपको बताना है कि वर्तमान में जो पुत्र की आयु है वो कितनी होगी। देखिए काफी बढ़िया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से करना। देखिए आपको यहाँ पर औसत आयु दे रखी है, वर्तमान औसत आयु, इसलिए पति और पत्नी की जो 7 वर्ष पहले औसत आयु थी ना, उनकी भी आप वर्तमान औसत आयु निकाल लो पहले तो 7 वर्ष पहले 27 थी, तो अभी उनकी औसत आयु कितनी होगी, 27 में 7 जोड़ दो, 27 में 7 जोड़ोगे तो कितना आएगा 34 आएगा। सर 27 में 7 कैसे जोड़े, 27 में 7 इसलिए जोड़े क्योंकि देखिए यहाँ पर पति है और पत्नी दोनों की बात हो रही है, तो पति भी 7 वर्ष बढ़ेगा और पत्नी भी 7 वर्ष बढ़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि पति तो बढ़ेगा और पत्नी वहीं की वहीं रहेगी, वो भी तो बढ़ेगी ना। तो दोनों की औसत आयु में अपन 7 ही जोड़ देंगे, तो दोनों की जो वर्तमान
वर्तमान औसत आयु है वो आ जाएगी। कितनी आ गई? 34 आ गई। अब ये तो पति और पत्नी की दोनों की वर्तमान औसत आयु है, इन दोनों की टोटल आयु निकाल लो। पति और पत्नी की दोनों की टोटल आयु निकालोगे आप तो कितनी, 2 व्यक्ति हैं इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया? 68 आ गया। अब इन तीनों की औसत आयु कितनी दे रखी है? 24 दे रखी है। तो इन तीनों की टोटल आयु निकालने के लिए 3 व्यक्ति हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो और ये कितना आ गया? 24 दूनी 48 और 24 तीन 72। ये 72 वर्ष हो गई तीनों की टोटल आयु। और दोनों की जो वर्तमान टोटल आयु वो कितनी है? 68 है। तो 72 68 से कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है सर, क्योंकि 72 में से आप अगर 68 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। तो इस बच्चे की जो वर्तमान आयु है वो कितनी होगी? 4 होगी। यानी कि बच्चा है वो कितने साल का है? 4 साल का है। लुप्त संख्या आपको निकालनी है, इस अक्स का मान निकालना है। देखिए यहाँ पर 2 दे रखा है और बाद में अक्स दे रखा है। उसी तरीके से ये 3 दे रखा है और 12 दे रखा है, बाद में 6 दे रखा है और 24 दे रखा है। अब आपको पता होना चाहिए कि इससे इसके साथ में क्या संबंध है, इसका इसके साथ में क्या संबंध है, तभी आप इसका इसके साथ में संबंध निकाल पाओगे। देखो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 12 है, यानी 3 और 12 में क्या संबंध है? 3 चौक 12, यानी ये इसका 4 गुना है। और यहाँ पर भी देखो क्या 4 गुना है? बिल्कुल है, 6 चौक 24 4 गुना है। इसका मतलब अक्स जो होगा वो इस 2 का 4 गुना होगा। 2 का 4 गुना करेंगे तो 2 चौक 8 हो जाएगा, यानी अक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 8 आएगी। 8 आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है? सेकंड ऑप्शन में दे रखा है। यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है 5 10 15 20, ये जो श्रेणी है इसका 15वां पद आपको ज्ञात करना है। देखो 5 है, 5 को अपन 5 गुना 1 लिख सकते हैं, 10 है इसको अपन 5 गुना 2 लिख सकते हैं, 15 है इसको अपन 5 गुना 3 लिख सकते हैं, और जो 20 है इसको अपन 5 गुना 4 लिख सकते हैं। कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। 5 10 15 20 यानी कि 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौक 20, यानी कि 5 की जो टेबल है वो चल रही है। तो 4 तक चली तो 20 आ गया। आपको 15वां पद निकालना है, यानी कि 5 की जो टेबल है ना वो 15 तक चलानी है। तो 15 5 कितने होते हैं? 75, यानी कि 75 होते हैं। तो 75 आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है? सेकंड ऑप्शन में दे रखा है, और यही क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कुणाल और गणेश की वर्तमान आयु के बीच में जो अनुपात है वो कितना है? 3:5 का है। ये कुणाल है और ये कौन है? गणेश है। इनके बीच में अनुपात कितना है? 3:5 का अनुपात है। यानी कि कोई संख्या थी उसको कटा के ये कितने में आ गए? 3:5 में आ गए। आगे आपको देखा है अब से 4 सालों के बाद में कुणाल गणेश से 12 वर्ष से छोटा होगा। देखो 3 और 5 यहाँ पर आ गई। मान लो कि जो आयु है किसी की भी वो कितनी है? अक्स है। तो वर्तमान में इनकी 3:5 है ना। अरे कोई ना कोई ऐसी संख्या थी इसके गुणा में, तभी तो कटा के वो 3:5 आया ना। तो मान लो वो संख्या अक्स थी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको देखा 4 साल बाद में, तो देखिए 3 अक्स प्लस 4, और यहाँ पर देखिए 5 है ना, तो ये 5 अक्स प्लस 4। ये तो किसकी है? कुणाल की है। ये किसकी है? गणेश की है, क्योंकि कुणाल का अनुपात 3 है, गणेश का अनुपात कितना है? 5 है। तो 4 साल बाद में गणेश की आयु तो 5x प्लस 4 हो गई, कुणाल की आयु 4 साल बाद में 3x प्लस 4 हो गई। आपको 4 साल बाद में दे रखा है कि कुणाल जो है वो गणेश से 12 वर्ष छोटा है। ये जो कुणाल है ना ये इस गणेश से 12 वर्ष छोटा है, यानी कि अगर आप कुणाल में 12 जोड़ दोगे ना तो ये बराबर हो जाएगा किसके? गणेश के। तो ये अपने सामने एक इक्वेशन बन गई। ये कुणाल की आयु, ये गणेश की आयु, ये इससे 12 वर्ष छोटा था तो इसमें अपन 12 जोड़ दिया और ये बराबर हो गया किसके? गणेश की आयु के। अब इस इक्वेशन को सोल्व कर लो। देखिए यहाँ पर 3x है तो ये इधर जाएगा, ये बराबर के निशान के इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। 5x में से 3x जाएंगे, कितना आ जाएगा? 2x आ जाएगा। और इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, या इस 4 को उठाकर इधर लेके आओगे तो माइनस में हो जाएगा, तो वो वैसे कैंसिल हो जाएगा। तो इधर तो 2x बच गया और इधर कितना बच गया? ये 12 बच गया, यानी कि 2x बराबर 12। इसलिए x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? x की जो वैल्यू आएगी वो 12/2 आएगी, और x की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 6 होगी। x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। अब देखो 3:5 दे रखा है। 3 अनुपात है वो तो कुणाल का है, 5 अनुपात है वो गणेश का है। अपन को आयु पीछे है कुणाल की, इसलिए कुणाल का अनुपात 3 है। 3x अपन ने माना था तो 3 गुणा 6, x की वैल्यू कितनी हो गई? 6, और 6 कितने हो गए? 18 हो गई। इसका मतलब कुणाल की जो आयु है वो कितनी हो गई? 18 वर्ष हो गई। अगर आपको गणेश की आयु इसमें पूछी जाती तो 5 को 6 से गुणा कर देते, 5 6 30 हो गई, और गणेश की आयु कितनी हो गई? 30 हो गई। लेकिन आपको इसमें कुणाल की पूछी थी इसलिए 18 वर्ष किया जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। आप वीडियो को 2 बार देख लेना, सारे क्वेश्चन आपको आराम से सोल्व हो जाएंगे। उम्मीद है आपको यहाँ से कुछ ना कुछ नया ही जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।